Good morning students. Now we started chapter 2 units and measurement. 5-6 डेज से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो रही हैं ड्यू टू सम रीज़न, और आप लोगों को हमने मैसेज भी कर दिया था. अब आपकी क्लासेस वी श्योर दैट कंटिन्यू विल कंटिन्यू. तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे नए चैप्टर की यूनिट एंड मेजरमेंट की. इसका स्टडी मटेरियल मैं आपको पहले भिजवा चुका हूँ. आज हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है मेजरमेंट एंड यूनिट. सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की. मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट का मतलब होता है कि द प्रोसेस बाय विच वी मेजर एनी क्वांटिटीज़, any material, just like as a this for example the duster. तो इस डस्टर का मैं क्या क्या मेज़र कर सकता हूँ? तो इसके मेज़रमेंट की बात करता हूँ तो मैं इसका मास मेज़र कर सकता हूँ, मैं इसकी लेंथ मेज़र कर सकता हूँ, मैं इसका कलर मेज़र कर सकता हूँ. ओके, तो जो क्वांटिटीज़ मैं इसकी मेज़र कर सकता हूँ वो है लेंथ, मास, इसके अलावा इसका कलर. इसी तरह से जैसे वॉच है तो वॉच से हम क्या मेज़र करते हैं? टाइम मेज़र करते हैं. हम जब हमारे क्लॉथ को स्टिच करवाने जाते हैं टेलर के पास में तो टेलर हमारा मेज़रमेंट लेता है. मेज़रमेंट में वो लेंथ लेता है, हमारी थिकनेस लेता है, सब चीज़ें वो कंप्लीट उसको नोटेट करता है. तो यहाँ पर जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं तो मेज़रमेंट क्या होता है? तो मेज़रमेंट का मतलब होता है कि मेज़रमेंट है कंपैरिजन प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको. मेज़रमेंट बेसिकली क्या है? कंपैरिजन प्रोसेस. हम कंपेयर करते हैं. कंपेयर कैसे करते हैं? मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस डस्टर. क्या करोगे लेंथ नापने के लिए? लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या करोगे? आप एक स्केल लोगे, उस स्केल को आप यहाँ पर इस तरह से टच करोगे और टच करके लेंथ का मेज़रमेंट करोगे. तो आपने इसका कंपैरिजन किससे किया? स्केल से. यही किया ना आपने? दिस कंपैरिजन ऑफ द डस्टर बाय द स्केल. तो आपने उस स्केल से इसका कंपेयर करके आपने इसकी लेंथ को मेज़र कर लिया. अगर मुझे इसका वेट निकालना है तो वेट का कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या करूँगा? मास निकालना है तो इधर वेट रखता जाऊँगा, तो मैं इसका कंपैरिजन वेट से कर रहा हूँ. तो मेज़रमेंट एक बेसिकली क्या है? कंपैरिजन करने का प्रोसेस है. अगर मुझे मेरी हाइट नापनी है तो मैं इंच टेप लूँगा या एक बिग स्केल लूँगा. उस स्केल से मैं मेरा कंपैरिजन करूँगा कि मैं कितना लॉन्ग हूँ, मेरी हाइट कितनी है. तो एक तरह से जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं तो मेज़रमेंट इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम उसका किसी न किसी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से कंपैरिजन करते हैं. अगर मास मेज़र करना है तो वेट मशीन को यूज़ में लेते हैं. लेंथ मेज़र करना है स्केल को यूज़ में लेते हैं. इंच टेप को यूज़ में लेते हैं. मीटर को यूज़ में लेते हैं. टाइम मेज़र करना है वॉच को यूज़ में लेते हैं. तो हम किसी ना किसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं फॉर द मेज़रमेंट. और मेज़रमेंट जस्ट लाइक एज ए कंपैरिजन जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो मेज़रमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेज़रमेंट एक बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस है. अब यहाँ पर ये बात आती है कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेज़र करते हैं तो क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उस मेज़रमेंट में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि द लेंथ ऑफ दिस डस्टर इज़ 20. तो अब मैंने आपको 20 बोल दिया. अब 20 से आप क्या समझोगे? 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, 20 फीट भी हो सकता है. तो मैंने आपको एक नंबर बता दिया. तो नंबर तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को. नंबर सिर्फ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को. ओके, बट दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन द लेंथ ऑफ दिस डस्टर. ओके, अब मैंने आपसे वापस कहा कि द लेंथ ऑफ दिस डस्टर इज सेंटीमीटर या द लेंथ ऑफ दिस डस्टर इज मीटर. क्या समझोगे? तब भी कुछ नहीं समझ सकते. क्यों? क्योंकि मैंने अब तुम्हें यूनिट बता दी तो मैग्नीट्यूड नहीं बताया. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे मेज़रमेंट करना है तो किसी भी क्वांटिटी के एक कंप्लीट मेज़रमेंट के लिए मेरे पास उसके नंबर के साथ साथ उसका यूनिट होना रिक्वायर्ड है. यूनिट होना कंपलसरी है. अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट होना कंपलसरी है, तभी मैं उसका प्रॉपरली मेज़रमेंट कर पाऊँगा. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिकली मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन एंड फॉर कंपैरिजन वी आर रिक्वायर्ड अ नंबर एंड अ यूनिट. गॉट इट? ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट की कि यूनिट होती क्या है. यूनिट क्या चीज़ है? तो यूनिट हम ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक सोसाइटी ने चूज़ की है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो चूजन बाय अ सोसाइटी, आवर सोसाइटी. फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी का मास निकालना है तो हमारी सोसाइटी ने क्या स्टैंडर्ड चूज़ कर रखे हैं? केजी, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, टन.
अगर मुझे लेंथ मेज़र करनी है तो मीटर, सेंटीमीटर, फीट, टाइम मेज़र करना है सेकंड, आवर, डेज। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एन आर्बिट्रेरी चॉजन स्टैंडर्ड विच इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। यानी वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट करी है, उन स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द यूनिट। और सोसाइटी ने एक यूनिट अपने हिसाब से, जो साइंटिस्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने हर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए अलग अलग टाइप्स की यूनिट को एक्वायर किया है, अलग अलग टाइप की यूनिट्स को ऑथराइज किया है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, भाई हमने कह तो दिया स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का क्या मतलब है भाई? स्टैंडर्ड क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड थोड़ी मान सकते हो। तो स्टैंडर्ड व्हाट? तो यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, तो स्टैंडर्ड क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि द एक्चुअल फिजिकल एम्बॉयमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल असेसमेंट, उसको एक्चुअल असेसमेंट करना, उसका एक्चुअली मेजरमेंट करना, उसको एक्चुअली कह सकते हैं हम उसका स्टडी करना, वो उसका स्टैंडर्ड कहलाता है। जैसे मुझे एक्यूरेटली पता है सपोज कि इसका वेट है 20 ग्राम, 50 ग्राम, तो ये इसका एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। जैसे कई बार लिखा रहता है ना, आप तो ऐसे समझो, एक टिन लिया हमने बाजार से, एक तेल का टिन लिया, ऑयल टिन लिया, ऑयल टिन पे लिखा हुआ है 15 kg, ये उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अब मैंने उसको मेजर किया, जब मैंने उसको मेजर किया तो जरूरी थोड़ी 15 निकले, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 15 kg। तो हो सकता है उसमें से कुछ तेल बाहर निकल गया हो, कुछ और हो गया हो, कुछ और चीज़ें हो गई हो, तो जब मैं उसे मेज़र करूँगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू। उसको हम क्या कहेंगे? मेजर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी कितनी है, उसके मेजरमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, वही एक्यूरेसी उसका स्टैंडर्ड कहलाती है। उसी एक्यूरेसी को हम क्या कहते हैं? उसका स्टैंडर्ड। ठीक है। और उसी स्टैंडर्ड के बेस पे हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं, उनको हम मेज़र करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मेजरमेंट एक कंपैरिजन प्रोसेस, मेजरमेंट के लिए मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट का होना रिक्वायर्ड है। यूनिट क्या होती है? यूनिट एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन प्रोसेस है जो सोसाइटी द्वारा, जो सोसाइटी होती है हमारी, उस सोसाइटी से हमने एक्सेप्ट किया है। ओके। और यहाँ पर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक एक्यूरेसी, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी लाने के लिए जो स्टैंडर्ड फिनोमेनाज होते हैं उसमें नंबर के साथ साथ यूनिट का होना रिक्वायर्ड है। जैसे कोई क्वांटिटी मैंने ले ली Q, तो इस Q क्वांटिटी को अगर मुझे सॉल्व आउट करना है तो मेरे पास इसकी नंबर वैल्यू भी होनी चाहिए और मेरे पास इसकी यूनिट भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ नंबर वैल्यू है, यूनिट नहीं है, तो मैं मेज़र नहीं कर सकता, और अगर मेरे पास यूनिट है, नंबर वैल्यू नहीं है, तो मैं मेज़र नहीं कर सकता। यानी इन दोनों चीज़ों का होना कंपलसरी है। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में दोनों वैल्यूज़ होनी जरूरी है। ओके ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, वो हम लोगों ने पढ़ी। यूनिट रिक्वायरमेंट के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है वो हमने पढ़ी। और स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी क्वांटिटी का एक्यूरेटली मेजरमेंट पॉसिबल है कब? व्हेन वी हैव अ नंबर वैल्यू एंड इट्स यूनिट ऑल्सो। ओके। अब हम फिजिकल क्वांटिटी कर रहे हैं, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट वन होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, उन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जो किसी भी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, किसी अदर क्वांटिटी से उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, किसी अदर क्वांटिटी से वो अफेक्टेड नहीं होगी। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड बेसिकली वी टेक 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। फर्स्ट वन इज द मास, m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। सेकेंड वन इज द लेंथ, L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थर्ड वन इज द टाइम, T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू द थ्री types: mass, length and time. And fundamental quantities are those quantities which are not required any other physical quantities to express it. यानी खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, इन्हीं को हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर हम थ्री टाइप की क्वांटिटीज को काम में लेते हैं। दिस इज द मास, लेंथ एंड द टाइम। ओके, तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड जो क्वांटिटी आती है, सेकंड क्वांटिटी आपकी आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कंप्लीटली डिपेंड करती है, यानी जिनका इवैल्यूएशन, जिनका प्रोडक्शन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से होता है। वो बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ भी नहीं है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होंगी तो वो जनरेट ही नहीं हो सकती, तो फिर हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि M, L और T ये कौन सी क्वांटिटीज है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज़ किस में किया जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी बनाने के लिए? तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एरिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। अब लेंथ तो लेंथ से मेजर होगी, और ब्रेड्थ भी लेंथ ही है भाई। जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड की ये तो कहता हूँ मैं लेंथ, और ये कहता हूँ ब्रेड्थ। नापोगे तो इंच टेप से ही, तो दोनों ही मीटर में आएगी, दोनों ही मीटर में आई, या दोनों ही सेंटीमीटर में आई, या दोनों ही फीट में आई। तो कहने का मतलब ब्रेड्थ भी तो अपने आप में लेंथ ही है। तो यहाँ पर मैंने एक और L लिख दिया। तो ये L कौन सी क्वांटिटी है? L फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर ये L नहीं होता तो क्या एरिया बनता? क्या नहीं बनता। तो फिर एरिया कौन सी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी दोज क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप एरिया ले सकते हो, अब आप यहाँ पर वेलोसिटी ले सकते हो, अब आप यहाँ पर वॉल्यूम ले सकते हो। जैसे वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आता है, तो हाइट को भी मैं L से डिनोट करूँगा। मैंने वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को, तो L आ गया। टाइम अपने आप में T आ गया, L/T हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि L और T दोनों कौन सी क्वांटिटीज हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। इससे कौन बनी? वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, नॉट एक्सप्रेस्ड बाय द अदर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिक्स में बेसिकली थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। इन्हें शॉर्टली हम MLT से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी क्वांटिटी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच आर evaluated with the help of the fundamental quantities and these are called the derived quantities। जितनी भी इन तीन के अलावा क्वांटिटीज हैं वो सारी derived quantities में आ जाएंगी। तो derived quantities वो हैं जो fundamental quantities से मिलकर बनती है। ओके, ठीक है। तो आज हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।